हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज हमारा एक चैप्टर है जॉब कॉस्टिंग का। हम वन शॉट देखने जा रहे हैं। आज ही इस क्लास के अंदर हम पूरा जॉब कॉस्टिंग पढ़ लेंगे, साथ में मॉड्यूल के भी कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो मेथड ऑफ कॉस्टिंग के अंदर आता है दोस्तों जॉब कॉस्ट। और मैं आपको बता दूं कि देखिए जॉब कॉस्टिंग के अंदर मेथड ऑफ कॉस्टिंग के अंदर हमारे पास टोटल होते हैं 5 चैप्टर। उन 5 चैप्टर में से 5 चैप्टर में से हमें आज जो स्टार्ट करना है वो करना है जॉब कॉस्टिंग। 5 चैप्टर कौन से हैं? जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग एंड सर्विस कॉस्टिंग। देखो होते हैं 5 चैप्टर, बट आपके सिलेबस में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग नहीं है। तो होते हैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, सिलेबस में नहीं है। पहले पुराने सिलेबस में था, अब नए सिलेबस से हट चुका है। ठीक है, चलिए आ जाइए। अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जॉब कॉस्टिंग। और जॉब कॉस्टिंग स्टार्ट करने से पहले पढ़ते हैं मेथड ऑफ कॉस्ट। चलो चलिए मेथड ऑफ कॉस्टिंग को एक बार देख लेते हैं। सर मेथड ऑफ कॉस्टिंग क्या होता है? फास्ट थोड़ा फास्ट रिवीजन तौर पे हम करेंगे, क्योंकि वन शॉट हमेशा फास्ट रिवीजन होता है। तो एक बार देख लेते हैं। मेथड ऑफ कॉस्टिंग का मतलब है कॉस्टिंग इज अ टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ असर्टेनिंग अ कॉस्ट। इन ऑर्डर टू डू सेम is necessary to follow a particular method of ascertaining a cost। मतलब कि अगर आप कॉस्टिंग की बात करें, मेथड ऑफ कॉस्टिंग में कॉस्टिंग की बात करें, तो भैया है क्या कॉस्टिंग? कहता है किसी भी कॉस्ट को असरटेन करने के लिए, निकालने के लिए जो टेक्निक और प्रोसेस हम लगाते हैं उसको हम कॉस्टिंग कहते हैं। और अगर आप किसी भी कॉस्ट को असरटेन करना चाहते हैं तो हमारे को काफ़ी मेथड्स दिए गए, जैसे कि हमने 5 मेथड देखे। उन 5 मेथड में से कोई एक मेथड सेलेक्ट करके आप किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कॉस्ट को असरटेन कर सकते हैं। तो भैया कॉस्टिंग क्या है? कॉस्टिंग क्या है? कॉस्टिंग एक टेक्निक है, एक प्रोसेस है कॉस्ट को असरटेन करने की, कॉस्ट को निकालने की। और अगर आप किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालना चाहते हैं तो आपको नेसेसरी एक मेथड्स है जो फॉलो करने पड़ेंगे। अब सबसे बड़ी बात आती है कि डिफरेंट कॉस्टिंग मेथड डिफरेंट इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं अपॉन डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ वर्क। मतलब ये कि देखिए मान लीजिए आपका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है और उस कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में आप ये निकालना चाहते हैं कि मेरी कंस्ट्रक्शन की क्या कॉस्ट है। तो ऐसे केस के अंदर आपको जो अप्लाई करना होगा वो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग अप्लाई करना होगा। आपने पढ़ा भी होगा ये, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग अप्लाई करना होगा। चलिए मान लीजिए मैं आपको समझाता हूँ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग लगभग लगता कहाँ पर है। मान लीजिए आपका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, आप बिल्डिंग बनाते हैं, आप मॉल बनाते हैं, या फिर आप बड़े बड़े फ्लैट्स बनाते हैं। तो अगर क्योंकि वो लॉन्ग पीरियड तक होते हैं और लंबे समय चलते रहते हैं, इसलिए उनकी कॉस्ट जो होती है जितना उन्होंने काम किया होता है उस बेसिस पर निकाला जाता है। तो सर अगर आपका इंडस्ट्री कंस्ट्रक्शन की है तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को असरटेन करने के लिए आपको जो मेथड लगेगा वो लगेगा सर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। और अगर आपकी इंडस्ट्री कैसी है, सर्विस नेचर की है, सर्विस नेचर की बोले तो अगर आप सर्विसेज देते हैं, जैसे कि आपने हॉस्पिटल खोले हुए हैं और हॉस्पिटल सर्विस देता है पेशेंट को, होटल खोले हुए हैं, कस्टमर को होटल के रूम देता है। इसके बाद आपने आपकी ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है, एक जगह से माल दूसरी जगह पहुंचाते हैं, ये भी एक तरीके की सर्विस है। तो जब आपका काम सर्विसिंग देना होता है तो ऐसे केस के अंदर वहां पर यूज किया जाता है क्या? सर्विस कॉस्टिंग। तो कहने का मतलब ये है कि डिफरेंट कॉस्टिंग मेथड अप्लाई किए जाते हैं डिफरेंट इंडस्ट्री में डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ वर्क। ऐसा नहीं होगा कि अगर मेरा काम मैन्युफैक्चरिंग करना है तो मैं इन सब में से कोई भी मेथड सेलेक्ट करूं और अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालूं। तो कॉस्टिंग कहाँ यूज हो रही है? अगर आप अपने प्रोडक्ट की पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कॉस्ट को असरटेन करना चाहते हैं तो आपको इन मेथड में से कोई एक मेथड सेलेक्ट करना पड़ेगा। और उस मेथड को सेलेक्ट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन सा मेथड कौन सी टाइप की इंडस्ट्री में लगता है। तो आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है जॉब कॉस्टिंग। और जॉब कॉस्टिंग देखते हैं कि किस टाइप की इंडस्ट्री में जॉब कॉस्टिंग मेथड अप्लाई किया जाता है कॉस्ट को असरटेन करने के लिए। इसके अलावा अगला पॉइंट आता है कॉस्टिंग मेथड आर क्लासिफाई इनटू द फॉलोइंग। कहता है 2 भागों में कॉस्टिंग मेथड को क्लासिफाई करा है। एक है स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग, एक है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग और पीरियड कॉस्टिंग। स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग जिसको जॉब और टर्मिनल कॉस्टिंग भी कहते हैं, और दूसरा है ऑपरेटिंग सर्विस कॉस्टिंग, प्रोसेस और पीरियड कॉस्टिंग।
अब देखिए ये तो ऑपरेटिंग और सर्विस कॉस्टिंग के पर्टिकुलर इस चैप्टर में पढ़ लेंगे। प्रोसेस कॉस्टिंग पर्टिकुलर उस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ लेंगे। प्रोसेस कॉस्टिंग हमारे सिलेबस का पार्ट है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग हमारे सिलेबस का पार्ट है, ऑपरेटिंग या सर्विस कॉस्टिंग हमारे सिलेबस का पार्ट है। तो जब वो करेंगे तो वहाँ पढ़ लेंगे। बट ये स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग क्या? स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग का मतलब होता है कि जब भी कोई कस्टमर आकर हमें एक स्पेसिफिक ऑर्डर देता है और कहता है मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये काम कर लो। स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग कहता है। जैसे कि भाई मान लो आपको घर बनाना है। क्या बनाना है? घर। हाँ जी, तो स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग क्या होता है? स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग का मतलब होता है कि देखिए, जब कोई कस्टमर अपना ऑर्डर देता है और आप उस ऑर्डर के अनुसार काम करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्पेसिफिक ऑर्डर दिया जा रहा है आपको। जैसे कि मुझे घर बनाना है और घर बनाने के लिए आप कंस्ट्रक्शन कंपनी हो और मैंने आपको ऑर्डर दिया कि मुझे ऐसा घर बनाना है। तो दैट इज़ कॉल्ड स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग। तो देखिए स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग में क्या होता है? स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग इज़ द कैटेगरी ऑफ बेसिक कॉस्टिंग मेथड एप्लीकेबल वेयर द वर्क कंसिस्ट ऑफ सेपरेट जॉब, सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट, सेपरेट बैच, ईच ऑफ विच ऑथराइज्ड बाय द स्पेसिफिक ऑर्डर। मतलब जहां पर आपको सेपरेट काम दिया गया है, सेपरेट ऑर्डर आपको मिला है और वहां पर आप इस केस के अंदर अगर आपको ऐसा दिखता है कि जब यार मेरी जो कंपनी है उसमें काम ही तब होगा जब मेरे को ऑर्डर मिलेगा। मेरी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, भाई मेरे को काम कब मिलेगा? जब मुझे ऑर्डर आएगा, तब तक मैं खाली बैठा रहूँगा। अब भाई कोई कंस्ट्रक्शन का काम आएगा ही नहीं, तो मैं क्या काम करूँगा भाई? ठीक है ना? तो स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग यहाँ अप्लाई होती है और स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग के अंदर 3 पार्ट होते हैं जिसको हम कहते हैं जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग और कॉन्ट्रैक्ट। तो 3 हमारे आ जाते हैं, जॉब, बैच और कॉन्ट्रैक्ट, जो कि स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग का ही पार्ट है और स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग वाइडर टर्म है, उसके अंदर जॉब, बैच और कॉन्ट्रैक्ट आता है। ठीक है जी, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जॉब कॉस्टिंग और जॉब कॉस्टिंग एक छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 1 से 1.5 घंटे में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा क्वेश्चन के साथ। आइए, आइए। तो जॉब कॉस्टिंग मेथड क्या होता है? जॉब कॉस्टिंग क्या है? जॉब कॉस्टिंग क्या है? मान लीजिए मेरी एक फ़ोटोकॉपी की दुकान है और उस फ़ोटोकॉपी की दुकान पे मैंने भाई बड़ी-सी दुकान खोल रखी है, फ़ोटोकॉपी की है और मैं वेट कर रहा हूँ। अब कस्टमर आएगा और कस्टमर आकर मुझे ऑर्डर देगा कि भाई देखो सर मेरा ये फ़ोटोकॉपी कर दो, मेरा ये फ़ोटोकॉपी कर दो, मेरी ये बुक बना दो, मेरी ये बुक बना दो। तो भाई फ़ोटोकॉपी वाला जो पर्सन है, वो कब काम करेगा? जब उसके पास ऑर्डर आएगा। अगर उसके पास ऑर्डर ही नहीं आया तो वो काम नहीं कर पाएगा। मेरी नाई की दुकान, नाई की दुकान वाला कब काम करेगा? जब कस्टमर आएगा। मतलब ऐसी कंपनियां जहां पर कस्टमर की रिक्वायरमेंट पे, कस्टमर के ऑर्डर पे ही कंपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करती है, कंपनी अपना काम स्टार्ट कर पाएगी, तो ऐसी कंपनियों में जॉब कॉस्टिंग अप्लाई। तो जॉब कॉस्टिंग उस कंपनियों में अप्लाई किया जाता है जहां पर कंपनी नॉन स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बना रही है। नॉन स्टैंडर्ड का मतलब, मान लीजिए मेरी फर्नीचर की दुकान है और उस फर्नीचर की दुकान पर मैंने पहले से ही फर्नीचर बना कर रख दिया है। अब कस्टमर आएगा, उसको उसमें से जो पसंद आएगा वो ले जाएगा। दिस इज कॉल्ड नॉन स्टैंडर्ड जॉब, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड, कि आपने पहले से ही स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बना रखा है। जबकि जॉब कॉस्टिंग उस कंपनी में अप्लाई होती है जहां पर नॉन स्टैंडर्ड जॉब होती है। मतलब पहले से आप कोई प्रोडक्ट बना के नहीं रख रहे, आप कस्टमर की रिक्वायरमेंट पे प्रोडक्ट बनाते हैं, कस्टमर के ऑर्डर पे प्रोडक्ट बना मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अगर कस्टमर ने ऑर्डर दिया तभी होगा, नहीं तो आप खाली बैठे रहेंगे। ऐसी कंपनियों में जॉब कॉस्टिंग अप्लाई किया जाता है। जॉब कॉस्टिंग एक स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग है। जॉब कॉस्टिंग इज अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग यूज्ड टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ नॉन स्टैंडर्ड जॉब। नॉन स्टैंडर्ड जॉब मतलब भाई नॉन स्टैंडर्ड जॉब क्या हो गई? ऐसी जॉब जो हम पहले से ही प्री प्लान नहीं करके बैठे हुए, पहले से ही बनाकर नहीं रखे हुए। जॉब मतलब कोई काम, जॉब मतलब क्या होता है? कोई काम। भाई मेरी फर्नीचर की दुकान है, मैंने सोफे बना के रखे हैं, 5 बेड, 5 अलमारी ऐसे बनाकर अपनी दुकानों पे रख दिए। अब ये स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बनाकर आपने रख दिया है, कस्टमर आएगा इसको खरीद लेगा जो पसंद आया। बट अब मेरी फर्नीचर की दुकान है और मैंने लिखा है कि देखो भाई आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम फर्नीचर बनाते हैं, मेरे उसमें कोई भी फर्नीचर नहीं है, कोई भी नहीं है। आएगा कस्टमर कहेगा मुझे ये फ़ोटो है, इसके हिसाब से आपको मुझे काम देना है। जैसे कारपेंटर, कारपेंटर को काम कब मिलता है? जब कस्टमर ऑर्डर देता है कि मेरे को ये चीज़ बनानी है। दैट इज़ कॉल्ड जॉब कॉस्टिंग। उस जगह पर अप्लाई होगी, उस कंपनी पे अप्लाई होगी जो कैसा काम कर रहे हैं? कस्टमर की रिक्वायरमेंट पे या ऑर्डर देने पर काम कर रहे हैं। देखो लिखा है, जो कंपनी कस्टमर के ऑर्डर पर, कस्टमर की रिक्वायरमेंट पर ही मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करती है, ऐसी कंपनी में कॉस्ट को असर्टेन करने के लिए जॉब कॉस्टिंग लगाते हैं। ऐसी कंपनी में कॉस्ट को असर्टेन करने के क्या लगाते हैं? जॉब कॉस्टिंग। क्या समझ में आया आपको?
ये एग्जांपल लिया था क्लास के अंदर, इसका डिस्कशन कर नहीं सकते, नॉर्मली है कि भाई कोई भी कंपनी फर्नीचर शॉप वाला एग्जांपल लिया था, आपको समझ में आ भी गया होगा। नॉर्मली जो वर्क परफॉर्म किया जाता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर के रिक्वायरमेंट पे वर्क परफॉर्म किया जाता है। तो जॉब कॉस्टिंग बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है। इसमें मीनिंग है, फीचर्स है, फॉर्मेट है एंड क्वेश्चन स्टार्ट, खत्म, इतना ही पार्ट है। आपको मीनिंग सिखा दिया, अब मैं कुछ विशेषताएं आपको शेयर कर बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको फॉर्मेट दिखा देता हूँ कि किस तरीके का फॉर्मेट इसके अंदर बनता है, एंड फिर क्वेश्चन हम कर लेते हैं 2-3, आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। आइए सर स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो अब आ जाता है अगला पॉइंट, जिसका नाम है फीचर्स ऑफ जॉब कॉस्टिंग। तो जॉब कॉस्टिंग की क्या विशेषताएं है, जो भी हम डेफिनेशन पढ़ते हैं ना दोस्त, विशेषताएं उसमें से निकलती है। तो जॉब कॉस्टिंग के क्या फीचर्स है, कहता है नो टू ऑर्डर आर अलाइक एंड ईच जॉब नीड अ स्पेशल ट्रीटमेंट एंड स्पेशल जॉब इस ईच जॉब हैज इट्स ऑन जॉब नंबर। तो पहले वाले पॉइंट में कह रहा है नो टू ऑर्डर आर अलाइक, कोई भी दो ऑर्डर, दो कस्टमर आए, उन्होंने अपने अपने ऑर्डर दिए, वो दोनों एक जैसे नहीं। पहली बात, दोनों जॉब का काम करने का जो ट्रीटमेंट है वो अलग होगा। मान लीजिए एक कस्टमर कह रहा है मुझे बेड इस तरीके से चाहिए, दूसरा कस्टमर कह रहा है मुझे बेड इस तरीके से, तो दोनों जॉब अलग अलग हैगी होगी, दोनों जॉब एक जैसी नहीं हो सकती, और दोनों ही जॉब का ट्रीटमेंट स्पेशल ट्रीटमेंट होगा। मतलब इसका इस काम को करने के लिए इस कस्टमर की रिक्वायरमेंट देखनी है, दूसरे काम को करने के लिए दूसरी कस्टमर की रिक्वायरमेंट देखनी है। हर एक जॉब का अपना एक नंबर होगा, ये एक इंपॉर्टेंट है। हर एक जॉब का अपना नंबर होगा। मान लो आपके पास बहुत सारे कस्टमर आ रहे हैं, बहुत सारे ऑर्डर आ रहे हैं, तो आप कैसे पहचानोगे कि भाई वो कस्टमर का क्या है, किस कौन सा ऑर्डर का था। तो हर एक जॉब का जॉब नंबर दिया जाता है और उस कस्टमर को दिया जाता है। मान लीजिए आपको एक दिन में 500 ऑर्डर आ रहे हैं, ठीक है। अब कैसे पता लगाओगे कि भाई ये कस्टमर कौन सा है, तो उसको एक नंबर अलॉट किया जाएगा। देखो जॉब नंबर 480 है आपका, जब भी आप आओगे इसका 480 नंबर का आपके हिसाब से काम हो जाएगा। मतलब आपको जॉब नंबर दिया जाएगा, जैसे आप पार्किंग लगाते हैं ना, तो पार्किंग में आपको नंबर दिया जाता है ना कि हाँ भाई ये लो आपकी पार्किंग का नंबर ये रहा, तो पता चल जाता है उसको कि हाँ भाई ये इस गाड़ी की है, कहाँ खड़ी है। ठीक है सर, इसी तरीके से तो हर एक जॉब एक जैसी नहीं होती, हर सारी जॉब अलग अलग होती है, क्योंकि अलग अलग कस्टमर की रिक्वायरमेंट पे होगी। हर जॉब को करने का एक स्पेशल ट्रीटमेंट होगा, हर जॉब अलग तरीके से ट्रीट किया जाएगा, काम किया जाएगा, और हर जॉब में अपना एक जॉब नंबर होगा। जॉब आर एग्जीक्यूटेड फॉर डिफरेंट कस्टमर अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन और रिक्वायरमेंट। जॉब को तभी करा जाएगा, तभी एग्जीक्यूट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर। कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही जॉब को एग्जीक्यूट किया जाएगा। नॉर्मली जो जॉब आती है ना, ऐसी कंपनियां जो काम आने पर ही स्टार्ट कर सकती है अपना काम, जॉब के आने पर, ऑर्डर आने पर ही काम स्टार्ट कर सकती है, ऐसी कंपनियों के लिए जो जॉब आता है वो शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए होता है। बड़े ड्यूरेशन के लिए नहीं रहता दोस्त, ये शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए रहता है, कम समय के लिए रहता है। जैसे कि टेलर की दुकान है, कोई पर्सन आया कह रहा है भैया मुझे कोट पैंट बनवाना है, कोट पैंट कितने दिन में बन जाएगा, 3 दिन में, 4 दिन में। अब सालों तो नहीं लगेंगे ना, तो शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए होता है ये। फोटोकॉपी दुकान है, कह रहा है भैया मुझे 10 बुक बनवानी, कितने दिन में, 1 दिन में बन जाएगी। तो कोई भी ऐसी कंपनी जो जॉब आने पर ही अपना काम करती है, उन कंपनियों के लिए जो जॉब आता है वो एक शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए होता है, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए नहीं होता। जबकि आप बात करेंगे ना कॉन्ट्रैक्ट की, तो कॉन्ट्रैक्ट जो होता है एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के अंदर, क्योंकि अगर कोई ऑर्डर आ रहा है मॉल बनाने का, उसमें 5-5 6-6 साल लग जाते हैं, तो वो एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में। जबकि जॉब कॉस्टिंग में शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए रहता है। फोर्थ पॉइंट कहता है वी कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ ईच जॉब एज इंडिविजुअली। अगर आपके पास 5 जॉब आई है तो पांचों की अलग अलग कॉस्ट कैलकुलेट होगी, पांचों के लिए अलग अलग प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, आप कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते थे, कॉस्ट शीट बनाकर, हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। आप प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते थे, कॉस्ट शीट बनाएंगे, कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगा, उसमें प्रॉफिट ऐड करेंगे, सेल आ जाएगी। तो सर इसमें हमें क्या बनाना होता है, इसमें हमें जॉब कॉस्ट शीट बनाना होता है टू कैलकुलेट द प्रॉफिट और कॉस्ट ऑफ द ईच जॉब। अगर आपके पास 5 जॉब है तो 5 अलग अलग जॉब कॉस्ट शीट बनेगी, 10 जॉब आई तो जब 10 के 10 के लिए अलग अलग बनाई जाएगी। तो बेसिकली चैप्टर आसान इसलिए हो जाता है क्योंकि आप ऑलरेडी कॉस्ट शीट पढ़कर आ चुके हो, आपको पता है क्या करते हैं। पहले करते हैं डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, फिर आ जाता है प्राइम कॉस्ट, फिर सारे ओवरहेड जोड़ते हैं, फैक्ट्री का, ऑफिस का और सेलिंग का, और आ जाता है कॉस्ट ऑफ सेल, और प्लस प्रॉफिट आ जाता है सेल। तो यही है सर, इसमें भी बस फर्क ये है, यहाँ पर आप टोटल नहीं करते हर एक जॉब का, यहाँ पर हर जॉब के लिए अलग अलग कॉस्ट शीट बनाते हैं। तो दिस इज द पॉइंट। असर्टेन द कॉस्ट एज वेल एज प्रॉफिट। ये कॉस्ट और प्रॉफिट कैसे असर्टेन करेंगे,
हाउ टू प्रिपेयर जॉब कॉस्ट शीट, या इसको दूसरे नाम से जानते हैं जॉब कॉस्ट कार्ड, जॉब कॉस्ट कार्ड नाम से भी जाना जाता है, पर फेमस जॉब कॉस्ट शीट ही है। टू प्रिपेयर जॉब कॉस्ट शीट जॉब कार्ड फॉर ascertaining द कॉस्ट एंड प्रॉफिट, कॉस्ट एंड प्रॉफिट ascertain करने के लिए आपको जॉब कॉस्ट शीट बनानी पड़ती है। ठीक है, अब सर ये जॉब कॉस्ट शीट बनती कैसे है, बस ये देखना है और चैप्टर। तो जॉब कॉस्ट शीट कैसे बनती है, ये देखो ऐसे बनती है। देखिए, अब ये ना मैंने एक जनरल फॉर्मेट दिया है जो हमें पेपर में करना है, पर अगर आप इसका डिटेल फॉर्मेट देखना चाहते हैं तो आप अपनी बुक में देख सकते हैं। डिटेल फॉर्मेट में होता क्या है, इस पर्टिकुलर स्टार्टिंग क्वेश्चन करने, ये क्वेश्चन के लिए फॉर्मेट है, पर अगर इसका देखा जाए तो एक डिटेल फॉर्मेट ये होता है कि इसको स्टार्ट करने से पहले ऊपर ना कस्टमर की डिटेल होती है, जॉब नंबर दिया जाता है, ये सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दी जाती है। डिटेल ऑफ द कस्टमर होता है कि भाई क्या दे रहे हो, कितनी क्वांटिटी में दे रहे हो, क्या कस्टमर का नाम है, क्या जॉब नंबर है, ये सारी चीज़ें दी होती है। फिर उसके बाद ये चालू होता है, पर करना यही है, हमें करने हैं एग्जाम में क्वेश्चन, तो हमें वो डिटेल जॉब कॉस्ट शीट से मतलब नहीं है, हमें एग्जाम में क्वेश्चन करने हैं, तो क्वेश्चन में हमें इस तरीके से काम कर सकते हैं। फिर भी अगर आप देखना चाहते हैं कि भैया इसके ऊपर क्या डिटेल होती है, तो आप अपने क्या कर सकते हैं, मॉड्यूल उठाओ, उसमें देख लो किस तरीके से दिखता है, बस। पर करना तो हमें यही है ना, पर्टिकुलर्स। जॉब कॉस्ट शीट इज प्रिपेयर टू कैलकुलेट द कॉस्ट एज वेल एज प्रॉफिट, कॉस्ट और प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए जॉब कॉस्ट शीट बनाई जाती है, और हर जॉब के लिए अलग जॉब कॉस्ट शीट बनाई जाएगी। तो सबसे पहले लिखा जाएगा जॉब कॉस्ट शीट या जॉब कार्ड और जॉब नंबर, जो भी जॉब नंबर हमें क्वेश्चन में गिवन होगा वो लिखेंगे, और उसके बाद कुछ डिटेल होती है पर हमें एग्जाम में वो लिखने की जरूरत नहीं है। एक होता है ना, एक होता है ना स्पेसिफिक फॉर्मेट, जनरल फॉर्मेट जो होता है बेसिकली वो, पर सर वो डिटेल, अब जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, एक चीज दिखाता हूँ मैं आपको। देखो होता क्या है, इसके स्टार्ट करता है, पहले यहाँ पर आता है कि भाई कब से स्टार्ट करोगे, डेट ऑफ कमिटमेंट, डेट ऑफ डिलीवरी, मटेरियल नंबर, जॉब नंबर, कस्टमर नेम, ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती है, मटेरियल रिक्वेस्ट नंबर, ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती है। अब क्वेश्चन में ये सारी चीज़ें गिवन ही नहीं है तो लिखोगे कैसे भाई, है ना। इसलिए मैंने एक ऐसा फॉर्मेट बताया है, ये एक ऐसा नॉर्मल फॉर्मेट है जो आप पेपर में अप्लाई करो, क्वेश्चन के अंदर आपको ये सारी चीज़ें दिखेगी, यहाँ पर पुट करो। बस यहाँ पर दिक्कत ये आती है, इनकी वैल्यू निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ऐसा नहीं होता, कॉस्ट शीट की तरह आसान नहीं है कि डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट गिवन होगा, डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट गिवन, इसको निकालना ही तो उसका मुश्किल है। बस है सिंपल फॉर्मेट, यही फॉर्मेट अप्लाई करना है। जनरली हर बुक में डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट दिए हुए हैं, पर उनका जो एंड मतलब है वो यही है, मटेरियल लेबर एक्सपेंस प्राइम कॉस्ट फैक्ट्री ओवरहेड। अब क्या होता है, किसी बुक में क्या होगा, फैक्ट्री ओवरहेड दे रखा होगा, नीचे इसका टोटल करके टोटल फैक्ट्री कॉस्ट करा होगा, फिर ऑफिस जोड़ा होगा, फिर हेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, फिर टोटल कॉस्ट। अरे फिर बात तो वही हुई ना, आपने ऊपर डायरेक्ट चीज जोड़ दी, नीचे इनडायरेक्ट चीज जोड़ दी, खत्म। आना तो एंड में कॉस्ट ऑफ सेल ही है, तो गलत नहीं होगा, बिल्कुल सही है। आप ये फॉर्मेट आसानी से यूज कर सकते हैं। चलिए, तो आइए एक सारे क्वेश्चन करते हैं। दूसरा वाला करेंगे, पहला वो क्वेश्चन में एंट्रीज करनी है, वो आपका वो चैप्टर है ना इंटीग्रल और नॉन इंटीग्रल वाले चैप्टर में, इंटीग्रल और नॉन इंटीग्रल वाला चैप्टर है ना आपके पास, अभी आएगा कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर, वहां पर होगी वो। देखो अब क्या कह रहा है दूसरा क्वेश्चन, अ शॉप फ्लोर सुपरवाइजर ऑफ अ स्मॉल फैक्ट्री प्रेजेंट द फ्लोइंग कॉस्ट फॉर जॉब नंबर, देखो दे रही है ना जॉब नंबर 303, तो अब मैं जब बनाऊंगा ना जॉब कॉस्ट शीट तो वहां लिखूंगा जॉब नंबर 303, 303 जॉब नंबर है। डिटरमाइन द सेलिंग प्राइस, आपको सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करना है। आपको क्या दे रखा है, मटेरियल दे रखा है, कह रहा है 70 रुपीज़ पर यूनिट है। डायरेक्ट वेजेस दे रखा है, कहता है 18 घंटे काम किया, 1 घंटे के हम 2.5 रुपये दे रहे हैं। डिपार्टमेंट एक्स ने 8 घंटे काम किया, डिपार्टमेंट वाई ने 6 घंटे, डिपार्टमेंट जेड ने 4 घंटे, तो सबके अलग अलग दे दिया, 8, 6 और 4 10 और 8 18, 18 को बाइफरकेट कर दिया कि किस डिपार्टमेंट ने कितना घंटे काम किया हुआ है। और ये आपके पास आ गया 45 रुपये पर यूनिट, ये यूनिट है, और ये 2.5 रुपये पर घंटा है। ठीक है सर। चार्जेबल एक्सपेंस का मतलब होता है डायरेक्ट एक्सपेंस, ये आपको दे रखा है, तो यहाँ पर आपके पास टोटल आ जाएगा प्राइम कॉस्ट। इसके बाद ऐड करेंगे 33% ऑफ द एक्सपेंस कॉस्ट,
एक्सपेंस कॉस्ट का 33% ऐड करा तो यहाँ पर आपके पास आ गया 160। 33.33% आपने ऐड कर दिया, इसका 40 आ गया और उसमें जोड़ दिया 160। एनालाइज द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द अकाउंट ऑफ द करंट ईयर, आपको दे रखा है फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर। कहता है मटेरियल यूज करा है 1.5 लाख रुपए का। डायरेक्ट वेजेस डिपार्टमेंट एक्स का है 10,000, एक्स को वेजेस दी, वाई को 12,000 दी, जेड को 8,000 दी। उसके बाद आपको यहाँ पर दे रखा है सेल, सेल आपकी है 2.5 लाख लेस रिटर्न, थोड़ा ये गड़बड़ हो गई, ऊपर नीचे हो गया 30,000 रुपये, ठीक है। इसके बाद स्पेशल स्टोर आइटम्स ये 4,000 यहाँ पर है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंस। फिर ओवरहेड के खर्चे तीनों डिपार्टमेंट के एक्स वाई जेड के ओवरहेड के खर्चे। फिर आ जाएगा वर्क कॉस्ट, वर्क कॉस्ट बोले तो टोटल फैक्ट्री कॉस्ट, जो यहाँ पर हम जोड़ने के बाद करते हैं। देखो फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ने के बाद क्या आ जाता है, वर्क कॉस्ट लिख सकते हो आप, कॉस्ट शीट पढ़ा है आपने। फिर आएगा ग्रॉस प्रॉफिट 50,000 रुपये, टोटल कर लिया 2.5 लाख आ गया, ये ना इधर आना चाहिए खिसक कर, ठीक करवा दूंगा। फिर आ जाएगा सेलिंग एक्सपेंस अलग से। तो डाटा आपको सारा दे रखा है, बस आपको सही तरीके से पुट करना है। एंड नीचे लास्ट में दे रखा है नोट, इट ऑल्सो नोटेड दैट एवरेज आर्ली रेट फॉर 3 डिपार्टमेंट एक्स वाई जेड आर सिमिलर। एवरेज आर्ली रेट तीनों डिपार्टमेंट का सिमिलर है। कहता है जॉब कॉस्ट शीट बनाओ एंड कैलकुलेट द एंटायर रिवाइज कॉस्ट यूजिंग द करंट फाइनेंशियल एक्चुअल फिगर। अब आपको जो भी कॉस्ट करोगे डालोगे वो रिवाइज कॉस्ट डालना जो आपकी करंट फाइनेंशियल ईयर का डाटा आपको दे रखा है। साथ में कहता है भाई कॉस्ट का 20% प्रॉफिट जोड़कर सेलिंग प्राइस डिटरमाइन कर लेना। तो जॉब कॉस्ट भी बनानी है और सेलिंग प्राइस भी डिटरमाइन करना है। करें स्टार्ट, चलिए। क्वेश्चन कर रहे हैं, यहाँ लिखेंगे जॉब कॉस्ट शीट, दो पार्ट में बांट देता हूँ, दोनों में कवर हो जाएगा एक साथ ना, तो फिर पीछे पेज करना पड़ेगा। यहाँ लिख देते हैं जॉब कॉस्ट शीट और जॉब नंबर भी लिख देना, जॉब कॉस्ट शीट और जॉब नंबर। तो 3 जॉब कॉस्ट शीट फॉर जॉब नंबर 303। ये पर्टिकुलर्स हो गया, ये अमाउंट हो गया। सबसे पहले हमको जो जो दे रखा है वो ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा ये आगे पीछे हो गया इधर उधर, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे से, ठीक है। इधर देखो, सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है पर यूनिट, हमें डाटा दे रखा है। डाटा में कैसे दे रखा है, पर यूनिट दे रखा है। सबसे पहले लिखेंगे डायरेक्ट मटेरियल, ऊपर आ जाओ, डायरेक्ट मटेरियल देखो 70 रुपये के हिसाब से दे दिया। यहाँ लिख दो डायरेक्ट मटेरियल 70 रुपीज़ पर यूनिट है, ठीक है। 1 यूनिट पे कितना, 70 रुपीज़। फिर आएगा डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट वेजेस भी लिख सकते हो। अब तीनों डिपार्टमेंट का आपको अलग अलग निकालना पड़ेगा, एक्स का अलग निकालो, वाई का अलग निकालो, जेड का अलग निकालो। देखो कैसे निकलेगा। देखिए एक्स डिपार्टमेंट में 8 घंटे यूज़ करो और 1 घंटे के हम कितने दे रहे हैं, 2.5 रुपये। तो डिपार्टमेंट एक्स 8 घंटे यूज़ करता है, 1 घंटे के हम दे रहे हैं 2.5 रुपये। कितना आ जाएगा सर, 8 मल्टीप्लाई बाई 2.5, 20 सर। कितना आ गया सर, 20 रुपये आ गया। इसने कितना करा, 6 घंटे, उसने कितना 4 घंटे। 6 घंटे 2.5 रुपये के हिसाब से 6 इंटू 2.5 आ जाएगा 15 रुपये। अभी मतलब भी समझाऊंगा, रुक जाओ। और 4 घंटे 2.5 रुपये के हिसाब से 4 इंटू 2.5 आ जाएगा 10 रुपये। तो 20 प्लस 15 और प्लस 10 कितना हो गया जी, 45 रुपये। क्लियर हो गया। इसके बाद आ जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस। तो हम चार्जेबल एक्सपेंस भी कह रहे हैं। देखो 45 आया, 5 रुपये पास आ गया, ये आ गया मेरा 5 रुपये, और दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा प्राइम कॉस्ट। 70, 45 और 5, 120। अब मेरी बात को सुनो, ये क्या है, 70 रुपये 1 यूनिट। मतलब अगर 1 यूनिट मुझे बनाना है तो 1 यूनिट बनाने के लिए मेरे को 70 रुपीज़ खर्च करने होंगे मटेरियल के अंदर।
ठीक है, ये पॉइंट समझ में। दूसरा, अगर मुझे 1 यूनिट बनाना है तो मेरी 45 रुपए की लेबर लग जाएगी 1 यूनिट को बनाने में। अभी 45 का बाइफरकेशन देखो, 1 यूनिट पहले डिपार्टमेंट एक्स के पास जाता है, वो 8 घंटे लगाता है। फिर डिपार्टमेंट वाई के पास जाता है वही सेम यूनिट, वो 6 घंटे लगाता है। और डिपार्टमेंट जेड के पास जाता है वो 4 घंटे लगाता है। मतलब ये नहीं है कि डिपार्टमेंट एक्स 1 यूनिट बना रहा है, डिपार्टमेंट फर्दर दूसरी बना रहा है, ना ना, एक ही यूनिट तीनों डिपार्टमेंट में होकर फिनिश बन रहा है वो। मतलब लेबर की जो टोटल कॉस्ट आ रही है ना 45 रुपए, वो कैसे आ रही है, वो एक यूनिट में जितना लेबर लग रहा चाहिए वो तीनों डिपार्टमेंट में घूम रहा है वो। पहले डिपार्टमेंट एस के पास जाता है, वहाँ 8 घंटे काम होता है उस यूनिट पर। फिर डिपार्टमेंट वाई के पास जाता है, वहाँ 6 घंटे होता है। फिर डिपार्टमेंट जेड के पास जाता है, वहाँ 4 घंटे काम होता है, तब जाकर वो यूनिट बनती है कंप्लीट। तो मतलब एक यूनिट को बनाने में तीनों डिपार्टमेंट से गुजरना पड़ता है, तीनों डिपार्टमेंट की लेबर काम करती है उस पर। और पहले वाले डिपार्टमेंट को 20 रुपए, दूसरे वाले को 15 रुपए, तीसरे वाले को 10 रुपए देने का टोटल आ जाता है 45 रुपए की लेबर कॉस्ट लगती है 1 यूनिट को बनाने में तीनों डिपार्टमेंट मिलाकर। अब आया समझ में, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंस, और मिलाकर बोल दिया जी प्राइम कॉस्ट। अब यहाँ पर ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर हमें ओवरहेड भी दे रखे हैं। देखो, डायरेक्ट वेजेस हो गया, 5,000 रुपये खर्च करें। अब यहाँ पर यूनिट पे नहीं दिया हुआ हमें, ओवरहेड जो दिया हुआ है वो पर यूनिट के बेसिस पर नहीं दिया हुआ, तो हमें पर यूनिट निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, 5,000 रुपये हमारा है और टोटल कितने यूनिट बना रहे हैं वो देख लो। सर बेसिकली पता है कितने यूनिट बना रहे हैं हम, देखो 4,000 रुपये, ये स्पेशल स्टोर आइटम दिख रहा है आपको 4,000 रुपये, हम पता है 1,000 यूनिट बना दें। 4,000 यूनिट बनाने की 4,000 की, तो 1 यूनिट पे कितनी की आ रही है, 4 रुपये की। भाई डायरेक्ट एक्सपेंस कितना था, 4 रुपये था ना, 4 रुपये था 5 रुपये था, एक मिनट देख, 5 रुपये था, 5 रुपये था। तो मतलब 4,000 डिवाइड बाई 5 करूंगा तो 800 यूनिट लगभग लगभग मैं बना रहा हूँ। अगर आप यूनिट पे निकालना चाहे तो 800 यूनिट लगभग लगभग बन रही है, तब जाकर 5 रुपये पर यूनिट आ रहा है। एक मिनट, 70 इंटू 80 करते हैं एक बार, 800। नहीं ऐसे नहीं होगा, यहाँ पर यूनिट नहीं दे रखी है, हमें पर यूनिट पे काम करना पड़ेगा, हम यूनिट नहीं निकाल सकते क्योंकि देखो मटेरियल का अलग अमाउंट है। अगर आप इसको करो 1,50,000 रुपये डिवाइड बाई 70 करो तो ये आ गया 2,142, ठीक है। और अगर आप डायरेक्ट एक्सपेंस की करो, वो जो 4,000 डिवाइड फिर आ रहा है सर 800, तो यूनिट नहीं कंसिडर कर सकते हम, पर यूनिट के बेसिस पर ही काम करेंगे क्योंकि उस पर आ नहीं सकता, क्योंकि सबका अमाउंट अलग अलग आ रहा है। अब देखो करना क्या है, यहाँ पर आ जाते हैं, ओवरहेड के ऊपर बात करते हैं। जो आपके पास ओवरहेड दे रखे हैं ना, डिपार्टमेंट एस का 5,000, डिपार्टमेंट वाई का 9,000 और डिपार्टमेंट जेड का 2,000 का ओवरहेड दे रखा है, ठीक है। अब देखो करना क्या है, जब भी हमें ओवरहेड की बात होती है तो ओवरहेड जो हमें दे रखा है ना 5,000, 9,000, 2,000, अब ये तो अमाउंट में दे रखा है, अब इसको यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो सर हमेशा ये होता है कि ओवरहेड के बारे में जब मिसिंग इन्फॉर्मेशन होती है तो हम ये मान के चलते हैं जो फैक्ट्री ओवरहेड है वो डायरेक्ट वेजेस का कुछ पार्ट होता है। कॉस्ट शीट में भी आपने कुछ क्वेश्चन ऐसे करे होंगे जहां पर आपको देखा गया होगा कि ओवरहेड के बारे में बताया गया होगा कि वर्क ओवरहेड इज 110%, 50% ऑफ द डायरेक्ट वेजेस, है ना। तो ओवरहेड इज अ मिसिंग फॉर्म। ओवरहेड चैप्टर में भी आपको बताया गया था कि जब भी अगर आपको बेसिस ऑफ अपॉर्चनमेंट नहीं दिया होता, बेसिस ऑफ अपॉर्चनमेंट नहीं दिया होता, तो हम डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पे बांटते हैं ओवरहेड को, बताया था। तो इसी तरीके से हम डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पर इसका पर यूनिट निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे सिंपल काम क्या करना है, आपने देखा भाई डिपार्टमेंट एक्स का जो टोटल ओवरहेड है वो 5,000 रुपये है। देखो मैं करके दिखाता हूँ, डिपार्टमेंट एक्स का टोटल ओवरहेड कितना है, 5,000 रुपये। एक्स डिपार्टमेंट का टोटल ओवरहेड है 5,000 रुपये, ठीक है। अब ये 5,000 रुपये डिपार्टमेंट एक्स ने खर्च करे, टोटल कितने डायरेक्ट वेजेस अमाउंट लगा, वेजेस के प्रपोर्शनेट पे परसेंटेज निकालेंगे इसकी। कैसे, देखो भाई डायरेक्ट वेजेस कितना है, डायरेक्ट वेजेस है डिपार्टमेंट एक्स का 10,000 रुपये, तो अगर 10,000 रुपये डायरेक्ट वेजेस है, उसका 5,000 रुपये, 10,000 का 5,000 रुपये क्या है, ओवरहेड है, तो कितने परसेंट हुआ, हमने कहा भाई कितना परसेंट हुआ, 100 कर दिया मल्टीप्लाई, तो ये हो गया सर 50%। कितना परसेंट हुआ, 50%। समझो, ऐसे मैं ये कह सकता हूं कि जो फैक्ट्री ओवरहेड है डिपार्टमेंट एक्स का वो 50% है वेजिस का, डिपार्टमेंट एक्स के वेजिस का 50% है ओवरहेड, डिपार्टमेंट एक्स के वेजिस का 50% क्या है दोस्तों, ओवरहेड है। ये कह रहा है ये।
अगर डिपार्टमेंट इसका 50% ओवरहेड है कि 10,000 रुपये अगर वेजेज में खर्च होते तो 5,000 रुपये ओवरहेड खर्च हो जाते हैं। वेजेस अगर डिपार्टमेंट इसको 10,000 दे रहा हूँ तो उसमें 5,000 क्या हो रहा है ओवरहेड, तो कितना परसेंट वेजेस का ओवरहेड पे खर्च हो रहा है, 50% वेजेस का ओवरहेड पे खर्च हो रहा है। तो अगर अगर डिपार्टमेंट एक्स का पर यूनिट खर्चा है 20 रुपये, तो भैया इसको मैं 20 रुपये से मल्टीप्लाई करूंगा तो डिपार्टमेंट एक्स का फैक्ट्री ओवर का खर्चा होगा 10 रुपये। इस तरीके से निकाल, पहले हमने अमाउंट के बेसिस पर परसेंटेज निकाल लिया कि देखिए वेजेस का कितने परसेंट ओवरहेड है, हमने कहा 50% ओवरहेड है डिपार्टमेंट एक्स का। तो अगर वेजेस का 50% ओवरहेड है तो ये पर यूनिट अमाउंट का भी 50% क्या होगा ओवरहेड होगा। तो यहाँ से हमने पर यूनिट निकाल ली। इसी तरीके से डिपार्टमेंट वाई का करो। डिपार्टमेंट वाई ने कितना खर्च, देखो टोटल खर्चा है वेजेस का 12,000, और उस 12,000 में से 9,000 डिपार्टमेंट वाई का ओवरहेड है, तो कितना परसेंट है। तो मैं क्या निकाल रहा हूँ बेसिकली 9,000 रुपये खर्च करता हूँ, टोटल ओवरहेड 9,000 खर्च होते हैं, और जबकि वेजेस में कितना खर्च हो रहा है 12,000। तो मैं निकालना चाह रहा हूँ कि फैक्ट्री ओवरहेड डायरेक्ट वेजेस का कितने परसेंट खर्च हो रहा है। तो मैं कह रहा हूँ अगर डायरेक्ट वेजेस 12,000 रुपये खर्च हो रहा है, और सॉरी ओवरहेड अगर 9,000 रुपये खर्च हो रहा है, जबकि वेजेस कितना है 12, तो किस हिसाब से 75% खर्च कर दे रहे हैं आप। डायरेक्ट वेजेस का 75% फैक्ट्री ओवरहेड आ रहा है वाई डिपार्टमेंट का। कितना परसेंट है 75%। और अगर ये 75% है तो इसकी पर यूनिट का भी खर्चा 75% होगा। इस तरीके से पर यूनिट निकाल लिया हमने 75%, 15 का 75%, ये आ जाएगा 11.25। कितना आ गया 11.25। समझ में आया। तो पहले मैंने देखा मैं ये क्यों कर रहा हूँ, समझ लो। ये कर रहे हैं कि हम फैक्ट्री ओवरहेड डायरेक्ट वेजेस का कितने परसेंट है, ठीक है। इसी तरीके से आप जेड का भी कर लो। जेड का ओवरहेड खर्च हो रहा है 2,000 रुपये, 2,000 रुपये टोटल ओवरहेड खर्च हुआ जेड का, और जेड का जो वेजेस दिए जा रहे हैं जेड डिपार्टमेंट को वो 8,000। तो हम कह रहे हैं 8,000 वेजेस में से 2,000 ओवरहेड है, तो कितने परसेंट है 2,000 डिवाइड बाई 8,000 मल्टीप्लाई बाय 100, 25%। तो अगर 25% डिपार्टमेंट जेड का ओवरहेड का कॉस्ट 25% है डायरेक्ट वेजेस का, तो इसका कितना दे रहे हैं 10 रुपये, तो 10 का 25% कितना हो गया 2.5 रुपीज़। ये काम करो तो यहाँ पर लिखो और बाहर इकट्ठा एक बार में टोटल कर दो। क्या आ गया सर यहाँ पर 10 रुपये, ठीक है। यहाँ आ गया 11.25, यहाँ आ गया 2.5, एंड बाहर एक साथ टोटल कर दो जैसे हमने लेबर में करा है। एक ही तरीका यूज़ कर लो ना जैसे लेबर में किया हुआ। तो हमने एक साथ टोटल कर लिया, हमने कहा टोटल फैक्ट्री ओवरहेड पर यूनिट आ गया 10, कितना 11.25 और प्लस 2.5, क्या आ जाएगा 23.75। तो जो टोटल फैक्ट्री ओवरहेड है वो कितना आ गया 23.75। अब इसको जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा वर्क कॉस्ट, आ जाएगा वर्क कॉस्ट कितना आ जाएगा 23.75 प्लस 120, ये आ जाएगा 143.75। अब मुझे ना ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड नहीं दे रखा, तो मैं क्या लिखूंगा सीधा ही सेलिंग एंड। अब दे नहीं रखा तो क्या करूँ सेलिंग ही लिखो, सेलिंग ओवरहेड। अब इसके बारे में भी हमें बताया था सेलिंग ओवरहेड के बारे में आ जाएगा वो वर्क कॉस्ट के परसेंटेज पे निकाला जाएगा। किसके परसेंटेज पे वर्क कॉस्ट के। देखिए लिखा है 20,000 रुपये सेलिंग ओवरहेड है और जो आपका टोटल वर्क कॉस्ट है वो है 2 लाख रुपए। तो देखो 20,000 का सेलिंग खर्चा हुआ 2 लाख रुपए वर्क कॉस्ट का इंटू 100, तो कितना परसेंट आ गया 20,000 डिवाइड बाई 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, 10%। तो मैं कहूँगा 10% ऑफ वर्क कॉस्ट है, 10% ऑफ वर्क कॉस्ट। देखिए मेरा सेलिंग खर्चा पर यूनिट पे निकाल ही नहीं सकता मैं। अब खुद मेरी बात सुनो सर, ये आपने वर्क कॉस्ट का ही क्यों लिया, इसका रीजन देते हैं आप। देखिए वर्क कॉस्ट का नहीं लेता तो फिर मैं किसका लेता, कि सेलिंग एक्सपेंस जो दे रखा है मुझे 20,000 पे दे रखा है वो भी टोटल अमाउंट पे, और मुझे पर यूनिट पे चाहिए क्योंकि मैं सारा डाटा किस पे कर रहा हूँ पर यूनिट पे। तो अगर मुझे पर यूनिट निकालना है, पर यूनिट निकालना है, तो पर यूनिट निकालने के लिए मुझे पता होना चाहिए कि ये 20,000 रुपये खर्चा पर यूनिट निकालने के लिए मुझे टोटल यूनिट चाहिए। अब मुझे क्वेश्चन में टोटल यूनिट तो नहीं दी हुई, तो जितने भी आपके बुक में क्वेश्चन दिए हुए ना सब मुश्किल है वो।
तो टोटल यूनिट आपको नहीं दी हुई, तो पर यूनिट कैसे निकालोगे भाई? 20,000 रुपये आपका टोटल सेलिंग एक्सपेंस है। अगर मुझे टोटल यूनिट गिवन होता तो मैं डिवाइड कर लेता, ठीक है, पर मैंने डिवाइड नहीं कर सकता क्योंकि टोटल यूनिट मुझे पता ही नहीं कितना बना रहे। तो अभी 20,000 को पर यूनिट पे कैसे बांटूं? तो दूसरा तरीका ये होता है कि जो आपको कॉस्ट दे रखी है उसका कुछ परसेंटेज क्या होगा सेलिंग एक्सपेंस, उसका कुछ परसेंटेज क्या होगा सेलिंग एक्सपेंस। जैसे कि हमें क्वेश्चन में भी एक हिंट दी हुई थी कि देखो जो एक्सपेंस कॉस्ट है, ये देखो क्या था, ऐड करना 33.33%, किसका भाई? इसी का। तो हमेशा इसका अगला वाला आ जाता है। इसी तरीके से हमने यहाँ पर भी करा। और वहां पर ओवरहेड में क्यों नहीं करा सर? ओवरहेड में इसलिए नहीं करा क्योंकि ओवरहेड का तो पता ही होता है कि जब आपको ओवरहेड को अपोर्शन करना होता है या देखना होता है तो वो डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पे होता है। तो बेसिस ऑफ अपोर्शन क्या है ओवरहेड का? डायरेक्ट वेजेस, जनरल। आपने ओवरहेड चैप्टर में पढ़ा होगा कि जिसका आपको ओवरहेड का अपोर्शनमेंट नहीं मिलता तो बेसिस ऑफ अपोर्शन उसका डायरेक्ट वेजेस बन जाता है। तो ओवरहेड जो फैक्ट्री ओवरहेड है उसको हम डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पर परसेंटेज देखते हैं, और जो सेलिंग ओवरहेड है उसका परसेंटेज किसी के बेसिस पर नहीं देखते। वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की भी हो सकता है, वो वर्क कॉस्ट की भी हो सकता है, वो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन की भी हो सकता है। इसका जो सेलिंग ओवरहेड का अभी के लिए हमें ना तो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन दे रखा है ना प्रोडक्शन कॉस्ट दे रखी है, हमें सिर्फ दे रखा है वर्क कॉस्ट। तो हम भी क्या निकालेंगे? वर्क कॉस्ट की परसेंटेज पे निकालेंगे। इसलिए सेलिंग एक्सपेंस हमने क्या लिया है? 20,000 रुपये लिया हुआ है जो हमें दे रखा है, 20,000 रुपये। सेलिंग एक्सपेंस 20,000 लिया है एंड साथ में वर्क कॉस्ट लिया है मैंने 2 लाख रुपए। तो 20,000 डिवाइड बाई 2 लाख, जो कि है 10%। 10% किसका? ये क्या है? वर्क कॉस्ट। ये क्या है? सेलिंग एक्सपेंस। सेलिंग एक्सपेंस वर्क कॉस्ट का कितने परसेंट है? 10% है। तो सीधा सीधा निकाल लो, 143.75 का 10% आ जाएगा 14.375। अब यहाँ जोड़ देंगे तो आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल। एक यूनिट जो बेचेंगे उसकी कॉस्ट क्या है? आ जाएगा 158.25। अब यहाँ से हम ऐड करेंगे प्रॉफिट जो 20% कह रहा था। आ जाएगा 31.625 और जोड़ देंगे आ जाएगी सेल 189.75। अब तो इजी था, ठीक है जी। तो ये आपके पास सोल्यूशन होता है। तो एक बात यहाँ पर क्या समझ में आई आपको? पहली चीज, ओवरहेड का अगर आपको ये टिपिकल क्वेश्चन में से था, जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो मुश्किल क्वेश्चन में, इस जॉब कॉस्टिंग के आसान क्वेश्चन आते हैं पर ये मुश्किल में से था। प्रॉब्लम क्या थी यहाँ पर कि हमें अमाउंट दे रखा था, कुछ पर यूनिट दे रखी थी, पर हम वहाँ पर टोटल कितनी बना रहे ये नहीं पता। अगर टोटल यूनिट हमें पता होती तो हम क्या करते? हम पर यूनिट थोड़ी निकालते, हमें तो डायरेक्टली अमाउंट गिवन होता है सारा का। हमें सारी चीज़ का अमाउंट गिवन है, मटेरियल का भी, लेबर का भी, ओवरहेड का भी, सेलिंग एक्सपेंस सबका। मैं टोटल करता और पर यूनिट से डिवाइड करते जाता, पर यूनिट निकलते, मतलब टोटल अमाउंट लिखता, यहाँ टोटल यूनिट से डिवाइड करता, पर यूनिट भी आता चले जाता। कॉस्ट शीट में जैसा करते थे, टोटल अमाउंट लिख लेते थे, जो भी यूनिट प्रोड्यूस करते थे उससे डिवाइड करते चलते थे, पर यूनिट आ जाता था, है ना? तो वही चीज करता, बट यहाँ पर क्वेश्चन में पर यूनिट गिवन नहीं था। तो हमें दो चीज में प्रॉब्लम आई। पहली, फैक्ट्री ओवरहेड में कि भाई फैक्ट्री ओवरहेड किसके बेसिस पर लिया जाए। तो ये एक एजम्पशन नहीं है, ये क्लियर है कि देखो फैक्ट्री ओवरहेड जो होता है अगर आपको नहीं दिया तो हमेशा डायरेक्ट वेजेस की परसेंटेज पर होता है, जबकि सेलिंग ओवरहेड का परसेंटेज चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन कहे सेलिंग ओवरहेड निकालने के लिए, वो वर्क ओवरहेड की परसेंटेज भी हो सकता है, वो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन की परसेंटेज भी हो सकता है, वो सेलिंग एक्सपेंस जो होता है वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की परसेंटेज भी हो सकता है, कुछ में भी हो सकता है। बट हमारे पास सिर्फ सिंगल चीज थी, क्या थी? वर्क कॉस्ट। हमारे पास वर्क कॉस्ट है और वर्क कॉस्ट का पर यूनिट दे रखा था। अब इसका अगला निकालने के लिए हमें जानना चाहिए कि जो सेलिंग ओवरहेड है वो वर्क कॉस्ट का कितने परसेंट है। अगर मुझे परसेंटेज पता चल जाता तो मैं सेलिंग एक्सपेंस सीधा मल्टीप्लाई करके निकाल लेता। आया समझ में? इसलिए हमने सेलिंग ओवरहेड को क्या करा? वर्क कॉस्ट की परसेंटेज पे लिया है। 10% ऑफ वर्क कॉस्ट निकाला हमने देखा कि यार सेलिंग ओवरहेड का हम पर यूनिट निकाल ही नहीं सकते क्योंकि हमें 20,000 टोटल अमाउंट दे रखा है और यूनिट कितनी प्रोड्यूस बेची है वो नहीं गिवन है। अगर आपको पता होता कि आपने कितनी यूनिट बेच रहे हो तो आप क्या करते? 20,000 डिवाइड बाई उतनी यूनिट से डिवाइड करते, पर यूनिट आ जाता। पर यहाँ पर ये नहीं पता कि यूनिट कितनी बेची है, इसलिए हमने क्या करा? सेलिंग ओवरहेड का हमने ये देखा कि सेलिंग ओवरहेड वर्क कॉस्ट का कितने परसेंट है, के लिए हमने ये यूज करा कि सेलिंग एक्सपेंस डिवाइड बाय टोटल वर्क कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस पर चल गया 10% ऑफ वर्क कॉस्ट है सेलिंग एक्सपेंस। तो ये हमने कैलकुलेट करा, जबकि ये क्वेश्चनों में पहले से गिवन होता था, वो भी इसी तरीके से कैलकुलेट करके देते कि वर्क कॉस्ट आपको पता है, सेलिंग एक्सपेंस दिया है तो निकाल लो परसेंटेज। परसेंटेज तो मैं किसी के बेसिस पे भी निकाल सकता हूँ, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि सेलिंग ओवरहेड डायरेक्ट वेजेस का कितने परसेंट है, ये भी निकाल सकता हूँ। डायरेक्ट वेजेस का टोटल कर लो 30,000, 20,000 डिवाइड बाय 30,000 मल्टीप्लाई बस, वो आ जाएगा।
तो अभी हमने यहाँ से इसलिए करा है क्योंकि ये ईज़ी पड़ रहा है हमारे को। हमें इसको वर्क कॉस्ट का कितने % सेलिंग एक्सपेंस है, हमने डायरेक्ट निकाला 10% और निकल के आपका आंसर ईज़िली आ गया। इस तरीके से हमने ये वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है अपना जॉब कॉस्ट। चलिए दोस्तों, अब हम ना एक क्वेश्चन और करते हैं। वैसे तो जॉब कॉस्ट शीट के अंदर ज़्यादा उस आता नहीं है पेपर के अंदर, बट एमटीपी आरटीपी में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसका एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये पूछा गया है क्वेश्चन, एमटीपी 10 मार्क्स का अगस्त 18 में, आरटीपी 20, सॉरी 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था, एमटीपी आरटीपी मई 25 18, ये मतलब जो भी कहाँ वहाँ पूछा गया है मैंने यहाँ पर सारा डाल दिया है। इधर आ जाओ, अब देख लो सर, कहीं भी पूछा जाए। ठीक है, पहली बात, क्वेश्चन अच्छा है, वही करा रहा हूँ मैं, आ सकता है पेपर के अंदर। इनफैक्ट तो ये होता है कि ये वाले इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस सीएमए के पेपर में आ जाते हैं और सीएमए वाले इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन सीए के पेपर में आ जाते हैं। तो प्रैक्टिस करनी है तो दोनों की कर सकते हो आप। ठीक है, चलो आ जाओ देख लेते हैं एक बार। अब फैक्ट्री यूज जॉब कॉस्टिंग, फैक्ट्री जॉब कॉस्टिंग यूज कर रही है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और एडमिनिस्ट्रेशन, फैक्ट्री और प्रॉफिट सब दे रखा है आप। सबसे पहले तो जॉब कॉस्ट शीट बनानी है, कह रहा है पहले वाले क्वेश्चन से जॉब कॉस्ट शीट बना दो। निकालना है प्राइम कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ सेल एंड सेल। ठीक है, तो क्या निकालना है, प्राइम कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्वेश्चन दे रहे हैं जॉब कॉस्ट शीट। सिंपल है, अमाउंट पर्टिकुलर। जो इसका सेकंड पॉइंट है वो थोड़ा अच्छा है देखने में, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, प्राइम कॉस्ट। सॉरी कॉल आ गया था, डायरेक्ट लेबर या वेजेस। ठीक है सर, इनको जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा, प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। प्राइम कॉस्ट के बाद आप क्या ऐड करोगे, फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड के बाद आ जाएगा जोड़कर, क्या क्या पूछा था उसने हमसे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ सेल और आपके पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ सेल हो गई, और आपके पास पूछा था सेल वैल्यू। ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड के बाद आता है फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट, और देखो फैक्ट्री कॉस्ट के बाद एक एडजस्टमेंट होती है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी, सॉरी ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, सॉरी ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी। तब आ जाती है नेट फैक्ट्री कॉस्ट। नेट फैक्ट्री कॉस्ट के बाद फिर खर्चे जुड़ते हैं सर ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन के, फिर आ जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे जोड़ने पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है। यहाँ पर सर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है। अब दो टाइप के एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड होते थे, एक रिलेटेड टू जनरल एक्टिविटी, एक रिलेटेड टू आपके पास प्रोडक्शन एक्टिविटी। तो यहाँ पर आप इसी को आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कह सकते हैं, इसी को आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कह सकते हो, क्योंकि वो सारा डाटा हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, कॉस्ट शीट चैप्टर में पढ़ा है हमने। क्या आ जाएगा, इसके बाद आप ऐड करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तो आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल, ऐड करेंगे प्रॉफिट, तो आ जाएगी सेल। ये है सर फॉर्मेट, पुट कर दो बस वैल्यू, कुछ नहीं करना। डालिए सर, वैल्यू डालिए, 9 लाख, 7.5 लाख, 9 लाख, 7.5 लाख, दोनों को जोड़िए। भाई साहब आज बहुत सारी कॉल आ रही है, तो थोड़ा मेरे को उधर बार बार जाना पड़ता है कॉल उठाने के लिए। 9 लाख, 7.5 लाख, क्या जाएगा, 16,50,000। फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ दो सर, फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ दिया आपके पास, तेरह 4,50,000, 4,50,000 फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ दिया, क्या जाएगा भाई, 21 लाख। के बाद वो जोड़ो, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जोड़ दो, एंड सेलिंग 4,20 और 5,25, 4,20,000, 5,25,000, 4,20,000, 5,25,000, क्या जाएगा सर, 3,45,000। प्रॉफिट कितना है, 6,09,000।
6,09,000 का प्रॉफिट ऐड करेंगे 36,54,000 एंड दिस इज द फाइनल क्वेश्चन। ये आपका फाइनल हो जाता है। इस तरीके से जॉब कॉस्ट बनती, कुछ भी नहीं था सर। मैं कह रहा हूँ जो मैंने आपको पहला क्वेश्चन कराया था वही मुश्किल था, और इतना मुश्किल है नहीं है। ठीक है, अब अगला पॉइंट पढ़ो। अभी तो रुक जाओ, एक ही पार्ट हुआ है, अभी तो अगला पार्ट भी कह रहा है वो करने को। तो अगला पार्ट क्या कह रहा है वो देखो, कह रहा है इन 2018-19 द फैक्ट्री ओवरहेड रिसीव एन ऑर्डर फॉर अ जॉब। एक फैक्ट्री में ऑर्डर रिसीव्ड हुआ जॉब का। इट एस्टिमेट दैट द डायरेक्ट मटेरियल रिक्वायर्ड विल बी 2,40,000। अब हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि डायरेक्ट मटेरियल लगेगा 2,40,000 का, डायरेक्ट लेबर लगेगी 1.5 लाख रुपए की। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दे रखा है कि एक ऑर्डर रिसीव्ड हुआ और उस ऑर्डर में एक काम आया, और काम में कह रहा है कि डायरेक्ट मटेरियल लगेगा 2,40,000 का, डायरेक्ट लेबर लगेगी 1.5 लाख रुपए की। डिटरमाइन व्हाट शुड बी द प्राइस ऑफ जॉब फॉर द जॉब इफ फैक्ट्री इंटेंड टू अर्न द सेम रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन अ सेल, एज्यूमिंग दैट सेम रेट ऑफ प्रॉफिट, जो ऊपर प्रॉफिट कमाया था वही प्रॉफिट कमाना चाहता है वो। इसमें भी, इस जॉब में भी एक जॉब का आपको डाटा दे रखा था, ये रहा एक जॉब का डाटा। अब वो कह रहा है कि जो प्रॉफिट आपने जिस रेट से प्रॉफिट, अब मुझे बताओ ये प्रॉफिट आपने किस रेट से कमाया, तो आप कैसे निकालोगे भाई। 6,09,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया, कितने की कॉस्ट में, 30,45,000 की कॉस्ट में, मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगा, 20% प्रॉफिट कमाया आपने। क्या है ये, कैसे निकाला मैंने, प्रॉफिट टू कॉस्ट परसेंटेज, यहाँ पे लिख दूं, प्रॉफिट टू कॉस्ट परसेंटेज निकाला। कैसे निकाला, प्रॉफिट कितना दे रखा है भाई, आपने 6,09,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया पहले, और कितने की सेल, कितने की कॉस्ट पे, 30,45,000 रुपए की कॉस्ट पे कमाया, मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगा, तो 6,09,000 डिवाइडेड बाय 30,45,000 मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगा, तो 20% प्रॉफिट आपने कमाया है ऑन कॉस्ट। तो कहता है जो प्रॉफिट आपने उस पर कमाया है ये वाले पहले पे, उसी वही वाला प्रॉफिट कमाना चाहते हो अब जब नया ऑर्डर आपको आया है उस पर। ठीक है जी, फिर क्या कहता है, फिर कहता है assuming that the selling and distribution overhead will go up by 15%। अब जो पहला आपका सेलिंग ओवरहेड था ना, ये अब ये 15% से बढ़ जाएगा, 15% से बढ़ जाएगा, और फिर जाकर परसेंटेज कैलकुलेट करना आप। ठीक है, अभी बताता हूँ परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं। कहता है फैक्ट्री रिकवर ओवरहेड एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इधर देख लो, फैक्ट्री क्या कर रही है, रिकवर कर रही है अपने ओवरहेड को, किसकी परसेंटेज में, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की परसेंटेज में, बेस्ड ऑन द कॉस्ट रेट प्रिवेलिंग इन द प्रीवियस ईयर। जो रेट पहले था उसी रेट पे लेना है, बट आपको यहाँ पर, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है कि जो फैक्ट्री है वो अपना ओवरहेड रिकवर करती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बेसिस पर, और जो प्रीवियस डाटा था उसी पर। अभी हमें करना क्या है, अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले देखो, सबसे पहले तो कॉस्ट शीट बनाओ आप। सबसे पहले लिखो डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है, कितना आ गया, 2,40,000 रुपये दे रखा है। फिर आपने लिखा डायरेक्ट लेबर या वेजिस, ये दे रखा है 1.5 लाख रुपये। डायरेक्ट लेबर एंड वेजेस दे रखा है। डिटरमाइन दोनों हो गया, आ जाएगा प्राइम कॉस्ट। क्या आ जाएगा, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट कितना है, प्राइम कॉस्ट आपको दोनों को जोड़ दो ना, 1,50,000 प्लस 2,40,000, क्या आएगा 3,90,000 रुपये की प्राइम कॉस्ट। अब इसमें ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। अब देखो दूसरे वाले पॉइंट में ना, जो फैक्ट्री ओवरहेड वो नहीं बता रखा, दूसरे वाले पॉइंट पे जो फैक्ट्री ओवरहेड है वो नहीं बता रखा। बताओ बता रखा है क्या फैक्ट्री इंटेंट, अंबाजी कह रहा है कि जो पहले प्रॉफिट कमा रहे थे वो कमा रहे थे, फैक्ट्री ओवरहेड होगा नहीं होगा, होगा भाई बिल्कुल होगा। तो अब करना क्या होता है, जब आपको दूसरे वाले पॉइंट पर आपको डाटा नहीं गिवन होता, तो आप इस वाले का परसेंटेज ढूंढते हैं कि जो फैक्ट्री ओवरहेड है वो डायरेक्ट वेज, मैंने आपको बताया था फैक्ट्री ओवरहेड हमेशा डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पर परसेंटेज निकलती है, अभी बताया क्वेश्चन में। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि जो फैक्ट्री ओवरहेड है ना ये वाला, ये इसका कितने परसेंट है। तो देखो परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस, क्या निकाल रहे हैं, फैक्ट्री ओवरहेड परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस। अब मैं देख रहा हूं कि देखो डायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड है 4,50,000 का, ठीक है, और डायरेक्ट वेजेस कितनी है, 7,50,000 की। हमेशा याद रखिएगा आप भी, जब भी आपको फैक्ट्री ओवरहेड परसेंटेज में कन्वर्ट करना है वो डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पर कन्वर्ट होगी। फैक्ट्री ओवरहेड परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेज मल्टीप्लाई बाय 100, कितने परसेंट है जी, तो मैं कह सकता हूँ 4,50,000 डिवाइड बाय 7,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100, 60% ऑफ डायरेक्ट वेजेस है ये। तो यहाँ पर ये जो परसेंटेज है प्रीवियस ईयर की, वो परसेंटेज हम अब अगले में अप्लाई करेंगे। क्या आएगा, 60% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। अब मुझे यहाँ पर डायरेक्ट वेजेस गिवन थी या नहीं, क्या ये और पिछले वाला सेम आएगा, नहीं अलग आएगा, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट वेजेस अलग है,
वहाँ डायरेक्ट वेजेस अलग है, बस हमने ये पता लगाया कि ये फैक्ट्री ओवरहेड डायरेक्ट वेजेस का कितने % आया, 60%। तो यही हम यहाँ पर भी लगाएंगे कॉन्सेप्ट। जब आपको गिवन ना हो, फैक्ट्री ओवरहेड जब गिवन ना हो तो डायरेक्ट वेजेस की परसेंटेज पे कैलकुलेट करते हैं। 1,50,000 का 60% क्या आएगा, 90,000 रुपये। दोनों को जोड़ देंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी 3,90,000 प्लस 90,000, यह आ जाएगी 4,80,000 रुपये। 4,80,000 रुपये, 3,90,000, 3,90,000 क्या आ जाएगा, 4,80,000 रुपये। ठीक, तो 3,90,000, 90। फिर क्या आता है, एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग ओवरहेड। अब मुझे क्वेश्चन में ना तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड दे रखा है और ना ही सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड दे रखा है। दे रखा है क्या दोनों? नहीं। पर ये कह रहा है कि भाई देखो क्वेश्चन में हमें ये बताया हुआ था कि जो सेलिंग ओवरहेड है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 15% से अप हुआ, ठीक है, अप कर देंगे। बट कहानी तो बताओ, रेट क्या लेना है? क्या रह रहा है, रेट प्रिवेलिंग इन अ प्रीवियस ईयर। जो रेट प्रीवियस ईयर पे चल रहे थे, बेस्ड ऑन कॉस्ट रेट प्रिवेलिंग इन प्रीवियस ईयर के जो रेट है वही रेट आपको अप्लाई करने हैं, क्वेश्चन कह रहा है। तो अब मैं क्या निकालता हूँ, अब मैं फिर से कैलकुलेट करता हूँ कि जो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का कितने % है। तीसरा, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे वे देखो, 4,20,000 रुपये का एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है, डिवाइड बाय 21 लाख का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, मल्टीप्लाई बाय 100, कितना आ जाएगा, 4,20,000 डिवाइड बाय 21 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, कितना आ गया जी, 20%। तो मैं कहूँगा 20% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है क्या, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। निकाल सकते हो, हाँ जी निकालो। ये क्या है, 20% ऑफ, तो 4,80,000 का 20% निकाल लो, 96,000 आ गया, 96,000। अब एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग ओवरहेड, ये फिर से निकालो। ये तो क्लियरली बोला हुआ है कि जो सेलिंग ओवरहेड है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बेस में, फैक्ट्री रिकवर ओवरहेड। फैक्ट्री क्या करती है, सारे ओवरहेड रिकवर कर रही है किसके बेसिस पर, सॉरी, फैक्ट्री रिकवर कर रही है ओवरहेड एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। पर सिर्फ फैक्ट्री ओवरहेड ऐसा है, यहाँ लिखा है फैक्ट्री ओवरहेड नहीं लिखा, कह रहा है फैक्ट्री जो है वो रिकवर करती है ओवरहेड को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के परसेंटेज पर, ठीक है जी। और कौन सा ओवरहेड, सर यही दोनों, क्यों, क्योंकि जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा उसके बाद ही तो ये दोनों ऐड करूंगा। अब सर ये वाला इसके बेसिस पर कैसे निकाल सकता हूँ, ये हमेशा वेजेस के बेसिस पर निकलेगा, ध्यान रखना। और ये दोनों इसके बेसिस पर निकलेंगे, हमेशा नहीं। ये तो क्वेश्चन कह रहा है अभी तो निकाल रहा हूँ, हर बार क्वेश्चन अलग अलग कह सकता है, बट फैक्ट्री ओवरहेड हमेशा इसके बेसिस पर निकलेगा अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो। और अगर क्वेश्चन साइलेंट नहीं है, वो कह रहा है फैक्ट्री ओवरहेड प्राइम कॉस्ट के बेसिस पर निकालो, फिर क्वेश्चन क्या वर्डिंग करना। पर क्वेश्चन अगर साइलेंट होगा तो फैक्ट्री कोड हमेशा डायरेक्ट वेजेस की परसेंटेज पे होता है। अब इधर देखो, इधर निकालने का तरीका ये रहेगा, वो कह रहा था कि देखो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। पर देखो अब क्या है, वो कह रहा था कि देखो पहले तो 15% सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड बढ़ाओ। देखो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, 5,25, 5,25,000 रुपये आया, प्लस 15% इसको बढ़ा दो। कह रहा था ना 15% ओवरहेड अप्रूव है, ठीक है। किसके परसेंटेज पे निकाल रहे हो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के, 21 लाख आ जाएगा नीचे, मल्टीप्लाई बाय कितना आएगा, देखो पहले 5,25,000 करता, अगर मैं 5,25,000 डिवाइड बाई 21 लाख मल्टीप्लाई 100 करता तो मेरा ओवरहेड रेट पहले वाला ही आता। पर वो कह रहा है भाई ओवरहेड 15% से बड़ा है, तो पहले मैंने बढ़ाया, प्लस 15% बढ़ा दिया, कितना आया, 6,03,750, 6,03,750 डिवाइड बाय 21 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। अब आएगा मेरा एक्चुअल परसेंटेज जो बढ़कर आएगा, 6,03,750 डिवाइड बाय 21 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, 28.75%, 28.75%, बस खत्म। 28.75% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इसका, 4,80,000 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है और 28.75%, 4,80,000 मल्टीप्लाई बाय 28.75% कितना आ जाएगा जी, 1,38,000। टोटल करेंगे, यहाँ देखिए कॉस्ट ऑफ सेल, देखो 4,80,000 प्लस 96,000 और 1,38,000 क्या आ जाएगा, 7,14,000। अब यहाँ पर प्रॉफिट जोड़ देंगे, अभी हमने निकाला प्रॉफिट से कॉस्ट का कितने परसेंट है, 20% है, तो 7,14,000 का 20% कितना आ गया, 1,42,800 एंड इसको जोड़ने पे सेल आ गई कितनी, जोड़ दो 8,56,800 का
फाइनल आंसर। इस तरीके से निकालते हैं जब आपको 2 क्वेश्चन दिए हुए। क्लियर है? समझ में आ गया? एंड दिस इज द प्रॉपर आंसर। पहले आपने सिंपल करा, इससे आपने रेट निकाले। क्या फाइंड करो? ये रेट फाइंड करो, और ये सारे रेट आपने क्या करे, इस वाले पर अप्लाई कर दिए, क्योंकि इस वाले में नए दूसरे वाले क्वेश्चन में सिर्फ 2 ही डाटा गिवन था, बाकी सब रेट के अकॉर्डिंग निकला हुआ है, जो प्रीवियस ईयर का रेट था। और दोस्तों सेम क्वेश्चन ऐसा फिर से पूछा गया था एमटीपी में, फिर से मॉक टेस्ट पेपर में पूछा गया था, मैं दिखा देता हूँ आपको। और ये क्वेश्चन आपको करके लाना। एक मिनट को, सेम ऐसा क्वेश्चन एक और। मिक्सअप है ना क्वेश्चन, इसलिए मिल नहीं रहा। ये है वो। अब ये वाला क्वेश्चन ट्राई करके लाना। ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको? ये क्वेश्चन आप ट्राई करके लाना, सेम एज इट इज क्वेश्चन है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन आप ट्राई करो। इस टाइप का क्वेश्चन भी पेपर में कई बार पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा वहां पर क्या पूछ रहा है, कौन सी परसेंटेज लेनी है, कौन सी प्रीवियस ईयर की लेनी है, कौन सी नई ईयर की लेनी है, ये आपको ध्यान देना। और यहाँ पर दोस्तों हमारा ये चैप्टर खत्म होता है, जॉब कॉस्ट। छोटा चैप्टर था, 2 क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस करवाए। इसके बाद मैं अलग से प्रैक्टिस सेशन ले लूंगा, बट सर ये इसकी क्लास को ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि एक पर्टिकुलर चैप्टर को हम 5-5, 6-6 घंटे नहीं खींच सकते, है ना। वो हम खींच सकते हैं पेड क्लास के अंदर, पेड इन द सेंस रेगुलर क्लास के अंदर। फास्ट ट्रैक में या फिर वन शॉट के अंदर हमें शॉर्ट तरीके से कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन से समझाना पड़ता है। अब आपका रिवीजन हो गया, एक तरीके से पढ़ा आपने पहले भी है, पर एक तरीके से आपका रिवीजन हो गया। वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर लेते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जब भी होगा हम आपको अपलोड कर देंगे। नेक्स्ट चैप्टर है स्लैक बुक बैच कॉस्टिंग। ठीक है, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, थैंक यू।